तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो किस तरह से एक्ट करती हैं फील्ड्स के ऊपर। हमें ये पता है कि एक फील्ड, एक आर्बिट्ररी फील्ड जो है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करती है। जहाँ पे जब हम क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ रहे थे तो तब मैंने ये जो लेमडा है ये इसको मैंने डिनोट किया था किसी भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन अब ये कोई भी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट कर सकता है। राइट, तो हम ये देख सकते हैं कि हर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग एक इस तरह का मैट्रिक्स होता है जो कि एक्ट करता है फील्ड के ऊपर। राइट, लेकिन हमें ये भी पता है कि एक दूसरा चेंज भी हो रहा है वो दरअसल आर्ग्यूमेंट के अंदर हो रहा है। राइट, तो ये दो चेंजेस साइमल्टेनियसली एक फील्ड के ऊपर होते हैं और हमें ये पता है कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे चेंज होते हैं बिकॉज हमने पिछली वीडियोस के अंदर ये देख लिया है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज होते हैं लॉरेंस कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। हमें उनके जनरेटर्स भी पता हैं, हमें कन्फॉर्मल अलजबरा भी पता है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो पाई मैट्रिसेस हैं ये क्या हैं डिफरेंट कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये हमें नहीं पता। सो हम ये कर सकते हैं कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है फील्ड की उसको हम लिख सकते हैं इन इन्फिनिटेसिमल फॉर्म के अंदर। तो अगर मैं इस फाई को लिखूं एक इन्फिनिटेसिमल फॉर्म के अंदर, बिकॉज मैंने यहाँ पे जो फॉर्म लिखी है ये फाइनाइट फॉर्म है, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि दिस इज़ 1 माइनस आई, और ये जो ओमेगा जी है ये दरअसल कोई भी पैरामीटर्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। तो अगर आप क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ के आए हुए हो तो आपको पता होगा कि जो रोटेशन के पैरामीटर्स हैं वो दो इंडेक्सेस से डिस्क्राइब होते हैं। लेकिन मैं जो यहाँ पे जी लिख रहा हूँ यहाँ पे दरअसल कोई भी आर्बिट्ररी इंडेक्सेस मैं देख सकता हूँ। यह इंडेक्स ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसके साथ उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन का जो जनरेटर है उसको मैं टी जी लिख रहा हूँ। ओके, सो ये इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन है और ये इसी पे एक्ट करेगा ऑब्वियसली। राइट, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन की इन्फिनिटेसिमल फॉर्म लिखी है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इस पाई मैट्रिक्स की वजह से हो रही है। लेकिन हमें पता है कि एक और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, यानी कि इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो भी चेंज हो रहा है। सो अगर कोई कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन एक्स पे एक्ट करती है तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि दिस इज़ 1 प्लस आई ओमेगा जी टाइम्स सी जी। अब ये सी जी डिफरेंट है, हालांकि ये उसी ट्रांसफॉर्मेशन का जनरेटर है, लेकिन ये जनरेटर एक्ट कर रहा है उसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। हमें ये पता है कि जनरेटर्स बिल्कुल डिफरेंट तरीक़ों से एक्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर और फील्ड्स के ऊपर। तो जब जनरेटर एक्ट कर रहा है फील्ड के ऊपर तो उसको मैंने टी जी से रिप्रेजेंट किया है, और उसी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन का जनरेटर जब कोऑर्डिनेट्स पे एक्ट करेगा तो उसको मैंने सी जी से रिप्रेजेंट किया है। ओके, राइट, तो इसका ये मतलब है कि लेमडा इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो होगा 1 माइनस दिस होल थिंग। राइट, इसका ये मतलब है कि कोई फील्ड अगर इस पर्टिकुलर चीज़ पर डिपेंड करती है तो वो इक्वल है इसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म के अंदर, बल्कि रुको, इसको इस पे डिपेंड करती है 1 माइनस आई ओमेगा जी सी जी एक्स म्यू। लेकिन अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ। राइट, अब इसकी अगर मैं एफ टेलर सीरीज़ में एक्सपेंड करूँ इसको तो ये एक्स म्यू पर डिपेंड करेगा माइनस ये होल चीज़, और इसमें डेरिवेटिव आएगा इस फील्ड का। राइट, और ये एक्स म्यू लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता है एक्स पे डिपेंड करता है। राइट, तो इसका ये मतलब है कि मैंने ये डिराइव किया है कि इन्फिनिटेसिमल चेंज जो है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ। राइट, अब मैंने दो डिफरेंट चेंजेस की इन्फिनिटेसिमल फॉर्म लिखी है। एक चेंज वो है जो कि इस पाई मैट्रिक्स की वजह से आ रहा है और उसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म ये लिखी हुई है। दूसरा चेंज जो है वो दरअसल इस फील्ड में जो इसका आर्ग्यूमेंट है उसकी चेंज की वजह से आ रहा है, और उसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म जो है वो ये है। राइट, तो इन दोनों इन्फिनिटेसिमल फॉर्म्स को अगर मैं एक साथ लिखूं तो देखते हैं क्या बनता है। तो मैं दोबारा अगर रिमाइंड करवाने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख दूं, राइट,
तो अब इसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म जो है वो यूँ लिखी जा सकती है कि दिस इज़ 1 मिनट, दिस इज़ 1 माइनस आई ओमेगा जी, सॉरी टी जी, राइट, multiplied by phi of b depending on x minus 1, यहाँ पे g लिखते हैं दोबारा, and cg, if I'm not wrong, yeah, okay, cg x mu और डेरिवेटिव ऑफ, राइट। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसकी जगह ये सब कुछ लिखा है जो मैं ऊपर डिराइव पहले ही कर चुका हूँ, राइट। ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें हमें कुछ टर्म्स मिलेंगी। पहली टर्म ये है, राइट। दूसरी टर्म जो है वो कुछ, दूसरी और तीसरी टर्म को मैं एक साथ लिख सकता हूँ कुछ यूँ, माइनस आई ओमेगा जी, ये कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, और टी जी प्लस सी जी एक्स म्यू, राइट। बल्कि एक मिनट, सॉरी, इसमें टी जी जो है वो इस तरह नहीं आएगा, वो इस तरह आएगा कि टी जी एक्ट कर रहा है इस पे, राइट। अच्छा, अब इसमें आप दो चीज़ें देख सकते हो। पहली चीज़ तो ये कि ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन पूरी की पूरी ये इस तरह लिखी हुई है। इसका मतलब है कि अब ये जो टोटल चीज़ है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये टोटल जनरेटर है किसी भी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग। जो इसमें पहली टर्म है इस जनरेटर के अंदर, वो दरअसल वो टर्म है जो कि किसी भी फील्ड के ऊपर एक्ट करने की वजह से आ रही है, ना कि उसके क्या कहते हैं, आर्गुमेंट के ऊपर एक्ट करने की वजह से आ रही है। और दूसरी टर्म जो है वो दरअसल वो टर्म है जो कि एक फील्ड का जो आर्ग्यूमेंट है वो चूँकि चेंज हो रहा है, तो उस आर्ग्यूमेंट के चेंज होने की वजह से जो टर्म आ रही है वो दरअसल ये टर्म है। अब एक्चुअली ये जनरेटर नहीं है, बिकॉज इसके लिए मुझे इस फाई को बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर यूँ लिखूँ ऐसे करके, फाई ऑफ पी, तो अब जो अंदर है इसके, ये दरअसल टोटल जनरेटर है, राइट। तो मुझे टी जी फाइंड करना है डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस के कॉरिस्पॉन्डिंग। जो सी जी है वो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, बिकॉज वो मैं जैसे कि पहले कह चुका हूँ कि वो टर्म, दूसरी टर्म जो है, ये वाली टर्म, ये आ रही है आर्ग्यूमेंट के चेंज होने की वजह से। तो इसमें जो सी जी है, दरअसल वही जनरेटर्स हैं पहले जो हम फाइंड कर चुके हैं डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, लेकिन टी जी क्या है वो हमें नहीं पता। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं रोटेशन से। सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो कि रोटेशन है, इसमें आपको पता होगा कि जो रोटेशन के पैरामीटर्स हैं वो क्या कहते हैं, स्पेसिफाई होते हैं दो इंडिसेस से। तो ये होते हैं रोटेशन के पैरामीटर्स, सिग्मा म्यू न्यू, और जो रोटेशन के जनरेटर्स होते हैं वो होते हैं एल म्यू न्यू, राइट, एल म्यू न्यू, जो कि दो इंडिसेस से क्या कहते हैं स्पेसिफाई होते हैं। अब हम एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे। स्ट्रेटजी कुछ यूँ है कि अगर मैं ये लिखूँ कि फाई ऑफ ए प्राइम एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, और अब अगर मैं ये काम ये करूँ कि x को ज़ीरो पुट कर दूँ, तो उससे होगा ये कि फाई ऑफ ए प्राइम ज़ीरो इज़ इक्वल टू फाई ऑफ ए प्राइम फाई ऑफ बी ज़ीरो, क्योंकि अल्फ़ा इन्वर्स ऑफ ज़ीरो जो है वो भी ज़ीरो है, राइट। तो अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, क्योंकि हो ये रहा है कि अगर हम एक फील्ड जो कि ओरिजिन पे है, क्योंकि x इज इक्वल टू ज़ीरो है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो उसमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन है, और वो है ये पाई मैट्रिक्स जो है उसकी वजह से, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो चेंज हो ही नहीं रहा। जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे है वही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे है, राइट। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट चूँकि चेंज नहीं हो रहा, तो अगर हम एक ऐसी फील्ड की ट्रांसफॉर्मेशन देखें जो कि ओरिजिन पे है, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ पाई मैट्रिक्स की है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम जनरेटर देख लें तो दरअसल वही वो जनरेटर है जो कि हम फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि टी जी किसके लिए, रोटेशंस के लिए। अब चूँकि एल म्यू न्यू जो है वो दरअसल जनरेटर है फील्ड के क्या कहते हैं, रोटेशंस के लिए। तो मैं इसको डिफ़ाइन ऐसे कर सकता हूँ कि जब ये किसी फील्ड के ऊपर एक्ट करता है जो कि ओरिजिन पे है, तो ये बिल्कुल
एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बराबर है, राइट। क्योंकि हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट चेंज हो नहीं रहा, तो जो आर्ग्यूमेंट यहाँ होना चाहिए वही आर्ग्यूमेंट यहाँ होना चाहिए, राइट। तो अब हम देख सकते हैं कि ओरिजिन पे जो फील्ड है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उससे हमें पता लग गया है कि जो टी मैट्रिक्स होना चाहिए था उसके लिए रोटेशंस के लिए वो दरअसल ये है एस म्यू न्यू। इसको हम स्पिन ऑपरेटर भी कहते हैं, इसके बाद हम बाद में करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि ओरिजिन नहीं है वहाँ पे रोटेशन जनरेटर कैसे एक्ट करेगा, वहाँ पे रोटेशन जनरेटर क्या है टोटली। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि चूँकि हम इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एल म्यू न्यू टाइम्स फाई ऑफ दिस थिंग। अब सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो फाई ऑफ ए है ये एक ऑपरेटर है, राइट। इस पर जब ये जनरेटर एक्ट करता है एल म्यू न्यू, तो ये तब भी एक ऑपरेटर रहता है। अब एक ऑपरेटर जो कि लोकलाइज्ड है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे वो एग्जिस्ट करता है, अगर हमने उसकी वैल्यू देखनी है किसी और पॉइंट पे तो हमें उस पर ट्रांसलेशन जनरेटर एक्ट करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेटर है म्यू ओ जो कि एक्ट करता है सिर्फ ओरिजिन पे, तो उसको अगर हमने ट्रांसलेट करना है किसी और पॉइंट पे तो उसके लिए जो ट्रांसलेशन जनरेटर है वो ये है एक्स म्यू पी म्यू, और यहाँ पे एक्स न्यू पी म्यू कर लो, राइट। तो इस तरह से ट्रांसलेशन होती है किसी भी ऑपरेटर की। तो अगर हमने एक्स एल के साथ ऐसे देखना है इस ऑपरेटर के साथ, तो इसके साथ भी हम यही काम करेंगे, एल म्यू न्यू। मैं किसी वजह से कुछ फासला दे रहा हूँ बीच में, तो हम इसके यहाँ पे भी ट्रांसलेशन जनरेटर एक्ट करेंगे, ट्रांसलेशन ऑपरेटर एक्ट करेंगे, और यहाँ पे भी, राइट। ये बातें आपको पता होंगी अगर आप QFT पढ़ कर आए हुए हो, राइट। अच्छा, अब मैंने बीच में फासला इसके इसलिए दिया था, बल्कि एक काम करते हैं यहाँ पे समेशन इंडेक्स में अल्फ़ा बीटा यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि म्यू न्यू मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बीटा। ओके, सो अब मैंने बीच में जो जगह छोड़ी थी वो एक वजह से छोड़ी थी। मैं यहाँ पे चूँकि बीच में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे दो चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इंट्रोड्यूस ये माइनस आई एक्स, मुझे कोई और समेशन वेरिएबल चाहिए, सिग्मा ले लेते हैं, और ये इसी का इन्वर्स यानी कि एक्स और कोई समेशन वेरिएबल लैम्डा ले लेते हैं, लैम्डा, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये दो चीज़ें क्या कहते हैं इंसर्ट कर दी हैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज अभी भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही है, बिकॉज ट्रांसलेशन ऑपरेटर और उसका इन्वर्स दोनों मैंने इंसर्ट किए हैं। तो अब ये इन तीन चीज़ों की बात करते हैं, इन तीन चीज़ों की। सो इन तीन चीज़ों की बात करने के लिए मैं इसको अगर लिखूँ, इसमें ए आना था यहाँ पे, राइट। सो ज़ीरो माइनस एक्स एल्फ़ा पी एल्फ़ा, तो ये बिल्कुल इसके इक्वल है और कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि हमें पता है कि ये सिर्फ ट्रांसलेशन जनरेटर है, राइट। ओके, तो मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये है फाई ऑफ ए एट एक्स, इसको मैं ज़रा ऊपर लिख लेता हूँ, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ क्या है, ये, राइट। ये जो भी है वो दरअसल ये है कि रोटेशन जो है वो किस तरह एक्ट करेगी एक ऐसे फील्ड पॉइंट पे जो कि एक्स पे है, जो कि एक्स पे है, ओरिजिन पे नहीं है अब ये, राइट। तो हमने जो क्वेश्चन पूछना था वो यही पूछना था कि एक ऐसी फील्ड पॉइंट जो कि किसी और पॉइंट पे है अदर देन ओरिजिन, तो उस पर रोटेशन किस तरह से एक्ट करती है, तो उस पर रोटेशन जनरेटर क्या होगा, राइट। तो उस पर रोटेशन जनरेटर जो है वो इस चीज़ के इक्वल होगा जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। मैं इसको दोबारा मार्क कर देता हूँ, ये चीज़। तो ये चीज़ है क्या, हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। उसका तरीका जो है वो ये है कि हमें बेकर कैम्बल हाउसट्रोफ फार्मूला इसमें यूज़ करना होगा, जो कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स जब आपने पढ़ी थी तब से पता होना चाहिए। तो बेकर कैम्बल हाउसट्रोफ फार्मूला कुछ यूँ है कि e टू द पावर माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर ए और बी दोनों ऑपरेटर्स हैं, तो ये इक्वल होता है b प्लस b कम्यूटेटर a प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू b कम्यूटेटर a टाइम्स विद कम्यूटेटर a एंड सो ऑन, राइट। लेकिन हमें पहली तीन के अलावा आगे टर्म्स चाहिए ही नहीं होंगी।
ओके, सो अब हम इस चीज़ को एवेल्यूएट करते हैं। मैंने समेशन वेरिएबल्स बदल दिए लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो अब हम अगर इस चीज़ को मिलाएं इस चीज़ के साथ, तो हम देख सकते हैं कि a जो है वो इक्वल है माइनस आई टाइम्स दिस थिंग इसके, और b जो है वो दरअसल एल म्यू न्यू है, राइट। तो अगर हम अब इस पे बेकर बेकर कैम्पबेल हाउसवर्थ फार्मूला लगाएं तो ये चीज़ जो है ये इक्वल है एल म्यू न्यू प्लस एल म्यू न्यू का जनरेटर सॉरी कम्यूटेटर किसके साथ, ए के साथ, लेकिन ए जो है वो है माइनस आई टाइम्स ए, राइट। सो माइनस आई, राइट। और आगे वाली टर्म्स भी होंगी लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी, मैं बताता हूँ क्यों। सो पहली वाली टर्म्स क्या हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। एल म्यू न्यू माइनस आई टाइम्स एक्स एल्फ़ा, इसको निकाल सकते हैं बाहर। इसको प्लस करके मैं कम्यूटेटर उल्टा कर देता हूँ, राइट। और आगे वाली टर्म्स भी सारी ज़ीरो होंगी, वो मैं बताता हूँ क्यों। ओके, एल म्यू न्यू, राइट, प्लस एक्स एल्फ़ा। अब ये जो कम्यूटेटर है ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है कुछ यूँ, ये क्वांटम फील्ड थ्योरी में हमने कवर किया हुआ है। ये है आई टाइम्स जी एल्फ़ा, एक्चुअली जी लिख लो या फिर ईटा लिख लो क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं फ्लैट स्पेस में। तो जी अल्फ़ा म्यू पी न्यू माइनस जी अल्फ़ा न्यू पी म्यू, राइट। तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो आई स्क्वायर आएगा क्योंकि पहले इसमें एक और आई आ रहा है, अल्फ़ा म्यू पी न्यू माइनस जी अल्फ़ा न्यू पी म्यू, राइट, राइट। ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आगे वाले टर्म्स ज़ीरो अब आपको दिख रहा है आराम से कि हैं, क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो कम्यूटेटर आया है एल का पी के साथ, इसमें सिर्फ मोमेंटम जनरेटर्स हैं, राइट। तो आगे वाली टर्म में क्या था, आगे वाली टर्म में था कि जो भी कम्यूटेटर आए उसका कम्यूटेटर आप ए के साथ ले लो, लेकिन ए में सिर्फ मोमेंटम है, राइट। तो मोमेंटम का कम्यूटेटर मोमेंटम के साथ ज़ीरो है, राइट। तो उस वो सारी की सारी टर्म्स आगे वाली जो हैं वो ज़ीरो होनी थी, तो इसलिए आगे वाली टर्म्स सारी की सारी ज़ीरो हैं। तो अब आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके, सो ये बनता है एल म्यू न्यू माइनस, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस है, एक्स म्यू पी न्यू प्लस एक्स न्यू पी म्यू। और हमें पता है कि पी म्यू जो है वो दरअसल माइनस आई टाइम्स पी पार्शल म्यू होता है। तो इसको यूज़ करके ये ऊपर वाली चीज़ जो है ये बन जाएगी एल म्यू न्यू माइनस सॉरी प्लस आई टाइम्स एक्स न्यू पार्शल म्यू, कुछ इस तरह। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये जो बाकी चीज़ आई है ये सारी की सारी, ये दरअसल कुछ भी नहीं है सिवाय रोटेशन जनरेटर के, जो कि हमने पहले वाली वीडियोस में डिराइव किया हुआ है, राइट। तो हमें दिखा क्या कि हम क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि एक ऐसा पॉइंट जो कि ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट हो, एक्स कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट, उस पर रोटेशन किस तरह से एक्ट करेगी। तो मैंने कहा कि वो इक्वल होगी इसके, लेकिन जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें मिला ये और ये। बट ये एल म्यू न्यू क्या है, हमें बहुत आराम से दिख रहा है, सॉरी, हमें बहुत आराम से दिख रहा है कि अगर एक्स ज़ीरो हो, राइट, तो इसका मतलब है कि ये दोबारा चला जाएगा ओरिजिन पे, राइट। और हमें पता है कि ओरिजिन पे एल म्यू न्यू किसके इक्वल होता है, एस म्यू न्यू के। तो इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी के लिए हमें ये जो एल म्यू न्यू है इसको इक्वल करना होगा एस म्यू न्यू के। तो इसका मतलब है कि एक आर्बिट्ररी लॉरेंस जनरेटर जो है, आर्बिट्ररी पॉइंट पे सॉरी लॉरेंस जनरेटर जो है वो इस तरह एक्ट करता है। इसमें जो लास्ट वाला पार्ट है ये पार्ट ये हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं, राइट। लेकिन जो नई चीज़ है वो ये पहले वाला पार्ट है, एस म्यू न्यू। इसको हम कहते हैं स्पिन ऑपरेटर। ये हमेशा नॉन ज़ीरो नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर स्केलर फील्ड्स होंगी तो उसके लिए ये ज़ीरो होता है, बिकॉज स्केलर फील्ड्स का स्पिन ज़ीरो होता है, ये हम बाद में देखेंगे। तो एस म्यू न्यू जो है स्पिन ऑपरेटर, राइट। ओके, सो हमने अभी तक ये देख लिया है कि रोटेशंस जो हैं वो किस तरह एक्ट करती हैं फील्ड्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं डायलेशंस की।
डायलेशंस में कुछ डिफरेंट नहीं है, सिवाय कैलकुलेशंस जो होंगी वो थोड़ी डिफरेंट होंगी, लेकिन जो तरीका कार है सब कुछ करने का वो एग्जैक्टली सेम है। अब आप देख सकते हो कि डायलेशंस जो हैं वो भी क्या कहते हैं, ओरिजिन को बिल्कुल इन्वेरिएंट रखती हैं। तो अगर मैं यही चीज़ दोबारा लिखूं, राइट, तो अगर x ज़ीरो है तो x ज़ीरो पे डायलेशन कुछ भी नहीं करती, वो ज़ीरो है, राइट। तो इसका मतलब है कि मैं दोबारा से पहले वाला ट्रिक लगा सकता हूँ, राइट। और मुझे पता है कि डायलेशन का जो वो है जनरेटर है वो d है। तो अब जिस तरह पहले मैंने रोटेशंस के लिए किया था, अब मैं डायलेशंस के लिए कर सकता हूँ। और इसका जो ये जो आइगन वैल्यू है इसकी, इसको हम कहते हैं डेल्टा टिल्ड, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट। लेकिन अगेन अगर आपको एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे देखना हो कि डायलेशन किस तरह काम करती है, तो जिस तरह मैंने पहले लिखा कि सारा रीजनिंग की थी, बिल्कुल सेम रीजनिंग है। तो मैं अब सिंपली रिजल्ट लिखूँगा, तो वो बनेगा कुछ यूँ, ये चीज़ एक्ट करेगी फील्ड के ऊपर, राइट। तो अब हमें डिराइव करना है, सॉरी कैलकुलेट करना है कि ये क्या है। तो मैं तो इसके समेशन वेरिएबल डिफरेंट कर दूँ, बीटा बीटा, ओके। सो इसमें सेम फार्मूला लगेगा। सेम फार्मूला लगाने के लिए मुझे अगेन आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि अब ए जो है वो इक्वल है बिल्कुल पहले की तरह इसके इक्वल है, और बी जो है वो इक्वल है डी के, राइट। ओके, सो अब इन दोनों को क्या कहते हैं, यूज़ करके हम यूज़ करते हैं बेकर कैम्पबेल हाउसर फार्मूला के अंदर। सो पहली चीज़ ये बनती है, सॉरी अभी कुछ भी नहीं बना, मैंने दोबारा पहले वाली चीज़ लिख रहा हूँ। तो ये इक्वल है डी प्लस डी का कम्यूटेटर माइनस इसके साथ, और डी का कम्यूटेटर पी के साथ क्या है, हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डी का कम्यूटेटर पी के साथ जो है वो हमने डिराइव किया हुआ है, वो इसके इक्वल है। अब अगेन डी और पी के कम्यूटेटर, डी और पी के कम्यूटेटर में सिर्फ मोमेंटम आ रहा है, तो मोमेंटम का कम्यूटेटर दोबारा जब मैं ए के साथ लूँगा तो वो ज़ीरो है, तो आगे वाले टर्म्स देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी माइनस आई एक्स एल्फ़ा डी पी एल्फ़ा, लेकिन ये जो है ये इक्वल है, अभी हमने देखा है कि ये है इक्वल आई टाइम्स पी एल्फ़ा के। तो इसको सिंप्लीफाई करूँ अगर मैं, तो डी प्लस एक्स एल्फ़ा पी एल्फ़ा, लेकिन पी एल्फ़ा अगेन हमें पता है कि वो इक्वल है माइनस आई टाइम्स पार्शल एल्फ़ा। सो इसको यूज़ करके हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से। लेकिन अगेन हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वही चीज़ है जो कि हमने डी का कम्यूटेटर, सॉरी डी का जो डी है उसका एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था पहले, यानी कि जो डायलेशंस का जनरेटर है ये उसका एक्सप्रेशन है। अगेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए ये इक्वल होना चाहिए इसके, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डी है इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ इसके इक्वल, राइट। ओके, तो अगर मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ तो ये दरअसल डायलेशन जनरेटर जो जिस तरह से एक्ट करता है किसी भी आर्बिट्ररी फील्ड पॉइंट के ऊपर, ये उसका एक्सप्रेशन है। यानी कि डायलेशन जनरेटर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर फील्ड के ऊपर एक्ट करेगा तो वो इक्वल होगा इसके, राइट। जनरेटर अगर एक्ट करेगा, राइट। ये जो नया मैंने ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है ये, इसको हम यूँ भी देख सकते हैं माइनस आई टाइम्स डेल्टा, डेल्टा टिल्डा अलग है, डेल्टा अलग है। इस डेल्टा का एक ख़ास नाम है, इसको हम कहते हैं स्केलिंग डायमेंशन। इसकी हम बाद में बात करेंगे, राइट। अब हम यही काम कर सकते हैं स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। तो स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस जो है उसका काम एक सेंस में लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं है, राइट। सो स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि SCT, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस तरह से हमने पहले देखा है कि हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं और देखते हैं कि क्या x इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इन्वेरिएंट है। अगर है तो फिर हम क्या करते हैं कि सिंपली x इज इक्वल टू ज़ीरो पे एक्शन डिफाइन करते हैं, जिस तरह कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था एक्शन इस जनरेटर का, राइट। और फिर देखते हैं कि किसी और x के ऊपर क्या एक्शन होगा इस पर्टिकुलर जनरेटर का, राइट।
अब यही काम अगर हम स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए करें, कुछ मुश्किल नहीं है देखना कि स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस भी एक्स को, क्योंकि आपको याद होगा कि स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं उसका एक्सप्रेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करती हैं एक्स की, वो कुछ यूँ है कि इट्स एक्स माइनस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्स स्क्वायर बी, इस तरह कुछ है। तो डिवाइडेड बाय एक डिनोमिनेटर होता है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अगर है तो अगेन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड एक्स जो है यानी कि एक्स प्राइम वो भी ज़ीरो है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है तो लेमडा एक्स जो है वो भी ज़ीरो है, और इसका मतलब ये है कि लेमडा इन्वर्स एक्स जो है वो भी ज़ीरो है, राइट। तो अगेन मैं वही काम कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि ये फील्ड ट्रांसफॉर्म किस तरह होगी, फिर जो ओरिजिन पे है वो बिल्कुल पहले की तरह होगी, राइट। अब मैं ये कर सकता हूँ कि हमें पता है कि स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस का जो जनरेटर है वो के म्यू है। सो के म्यू जब एक्ट करेगा फील्ड के ऊपर तो वो इक्वल, इसको मैं रख देता हूँ कैपा म्यू के। ये कैपा और के डिफरेंट टाइम में ज़रा ध्यान रखना है, राइट राइट। सो अब एक क्वेश्चन उठता है, वो ये है कि अगर मैं सिर्फ उन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करूँ जो कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वाली फील्ड के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो उसमें जो डायलेशन होगी, डायलेशन उसका जो जनरेटर होगा वो होगा सिर्फ इसके इक्वल, क्योंकि मैं सिर्फ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जो रोटेशंस होंगी उसका जो जनरेटर होगा वो इक्वल होगा एफ म्यू न्यू के। और तीसरी बात ये कि जो स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उसका जो जनरेटर होगा वो इक्वल होगा कैपा के, राइट। तो हमें ये पता है कि स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस और डायलेशंस का जो कम्यूटेटर है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है माइनस आई टाइम्स के म्यू के। लेकिन अगर मैं एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे बात करूँ तो ये बन जाता है इसके इक्वल, राइट। मैंने कैपा यूज़ किया है इस बार। दूसरी बात ये कि स्पेशल कन्फॉर्मल कि जो डायलेशंस और रोटेशंस हैं ये कम्यूट करती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ज़ाहिर है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ओके। अब अगर आपको लग रहा है कि मैं ये वाली कैलकुलेशन करने लगा हूँ, ये वाली कैलकुलेशन, राइट, तो वेल एक्चुअली मुझे करने की ज़रूरत है लेकिन मैं करूँगा नहीं। उसकी दो रीज़न्स है। पहली बात तो ये कि ज़्यादातर हम जिन पर्टिकुलर फील्ड्स की बात करेंगे वो फील्ड्स जो हैं वो लॉरेंस ग्रुप की इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस में लिव करती हैं, यानी कि वो किसी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में लिव करती हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। लेकिन अगर ये बात सच है तो इसका ये मतलब है कि आप देख सकते हो कि जो डायलेशंस हैं ये दरअसल कम्यूट कर रही हैं तमाम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से, राइट। इसका मतलब है कि जो स्कूरस लेमा है उसके मुताबिक, या स्कूरस लेमा या शुर्स लेमा कुछ लोग इसको कहते हैं, शुर्स लेमा ये कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर जनरेटर बाकी तमाम जनरेटर्स के साथ मैं बहुत सिंप्लीफाइड बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़रा अगर मैं इसको और थोड़ा प्रिसाइसली बताऊँ तो मुझे इसमें वेक्टर स्पेसेस और जी लीनियर फंक्शंस की बात करनी पड़ेगी। मैं वहाँ नहीं जा रहा अभी। आप सिर्फ इस तरह समझ सकते हो कि कोई एक जनरेटर अगर बाकी जनरेटर्स के साथ कम्यूट करता है, राइट, तो वो जनरेटर जो सबके साथ कम्यूट कर रहा है वो दरअसल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोपोर्शनल है, राइट। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ कम्यूट कर रहा है, राइट, यानी कि जो डायलेशन है। इसका मतलब है कि जो डायलेशन है यानी कि जो डेल्टा टिल्डा है, यानी कि ये चीज़ ये दरअसल प्रोपोर्शनल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। लेकिन ये सिर्फ तब सही है अगर फील्ड लिव करती हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की एक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अगर ये बात सच नहीं है तो फिर शुर्स लेमा यहाँ पे काम नहीं करेगा, राइट। लेकिन ज़्यादातर हम बात करेंगे उन फील्ड्स की जो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस में लिव करती हैं, ओके। सो इसका ये मतलब है कि ये जो है इस प्रोपोर्शनल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन अगर ये बात ठीक है तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हर चीज़ के साथ कम्यूट करता है। इसका मतलब है कि ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोपोर्शनल है ना लैम्डा टिल्डा जो है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि चूँकि ये चीज़ अगर ज़ीरो है तो फिर कैपा म्यू जो है ये ज़ीरो है, तो कैपा म्यू बिल्कुल ज़ीरो है। इसका मतलब है कि जो स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो नॉन ट्रिवियली फील्ड के ऊपर एक्ट नहीं करेंगी, वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर अभी भी एक्ट करेंगी, फील्ड के ऊपर एक्ट नहीं करेंगी। यानी कि उसका जो फाई मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो लेमडा टिल्डा है, सॉरी डेल्टा टिल्डा है, ये एक प्योर नंबर है क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, राइट। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये इक्वल है माइनस इसके, और जिसको हम कहते हैं स्केलिंग डायमेंशन। स्केलिंग डायमेंशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि स्केलिंग डायमेंशन जो है उसको आप इस तरह समझ सकते हो कि अगर डायलेशन जो है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करती है एक्स को, राइट। यानी कि एक्स को वो हमें पता है डायलेशन जो है वो क्या करती है, एक वेक्टर की क्या कहते हैं उसको, लेंथ को बढ़ा या कम कर देती है, राइट। तो अगर डायलेशन जो है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करती है एक्स को, तो एक फील्ड किस तरह चेंज होगी डायलेशन में, सॉरी, वो दरअसल लेमडा पावर माइनस डेल्टा इसके इक्वल है, राइट। ये जो डेल्टा है ये फील्ड पर डिपेंड करता है और इसको इसलिए हम स्केलिंग डायमेंशन कहते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यही ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, ये बात हम अगली वीडियो में या फिर उसके बाद वीडियो में करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये इतना मुश्किल नहीं है देखना, यू कैन ट्राई टू डू इट, राइट। लेकिन मैं इसकी बात करूँगा बाद में। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्केलिंग डायमेंशन जो है ये एक फील्ड की प्रॉपर्टी है। फील्ड की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है ये उसकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफाई करती है। अब एक चीज़ देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि अगर डायलेशन जो है वो इस तरह से चेंज करती है एक्स को, तो अगर मैं ये चीज़ कैलकुलेट करूँ तो एक्स म्यू और एक्स न्यू, तो इसका आंसर है ये, राइट। अब ये एक मैट्रिक्स है जिसके दो क्या कहते हैं इंडिसेस हैं, राइट। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, इसको मैं अगर यूँ लिख दूँ, राइट, तो इसका डिटर्मिनेंट है लेमडा टाइम्स डी, राइट, सॉरी लेमडा पावर डी, या बिकॉज डी जो है वो नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं, लेमडा पावर डी। तो अब आप इस फील्ड की अगर आप बात करो, ये जो फील्ड ट्रांसफॉर्म कर रही है ये वाली, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो लेमडा पावर माइनस डेल्टा है इसको अगर मैं यूं लिखूं, लेमडा पावर डी माइनस लाइक दिस, तो ये चीज़ जो है इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, राइट। सो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। जो फील्ड जिस तरह से ट्रांसफॉर्म करती हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड्स होती हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे। इनको हम क्वाज़ाई प्राइमरी फील्ड्स या फिर प्राइमरी फील्ड्स कहते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर वो इस तरह ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। सो इस वीडियो में हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश की है कि डिफरेंट कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो फील्ड्स के ऊपर किस तरह से एक्ट करती हैं। सो अगली वीडियो में हम बात करनी शुरू करेंगे टू डायमेंशनल कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरीज़ की। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।